हेलो क्लास 8th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम आज करने जा रहे हैं एक्सप्लोरिंग फोर्सेस के एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये है हमारे रिवीजन क्लास जिसमें हम आपके फाइनल एग्जाम की कर रहे हैं प्रिपरेशन। ऑलरेडी इससे पहले सारे लेक्चर्स के हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लिए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही कराए जाएंगे, है ना। काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट्स भी आए थे कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आए हैं, तो हम उन टॉपिक्स पे भी बात करेंगे, पहली चीज़। एंड दूसरी चीज़ कि आपको हर एक चैप्टर का क्विक रिकैप भी मिलेगा, है ना। जैसे अभी तक हमने क्या किया है, सारे चैप्टर्स को 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट किया है, यानी कि लगभग मान के चले तो एक चैप्टर आपका 2 से ढाई घंटे में हमने कंप्लीट किया है अभी तक। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हर एक चैप्टर को हम विद इन 30 मिनट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और ये सब हमारा किसके अंडर चल रहा है, क्रैश कोर्स के अंडर चल रहा है। ओके, सो तैयारी आपकी हम बहुत जोरों शोरों से करा रहे हैं। मेक श्योर कि आप भी हमारे साथ मिलके बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को शुरू करें। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर एंड आई होप कि आप सब तक मेरी आवाज एकदम क्लियर पहुंच रही होगी। एंड आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, अ डैश exerted by an object on another is a force। ठीक है, a dash is exerted by an object on another is called force। push और pull, contact और non contact force, pressure या फिर magnitude। so force क्या होता है, push और pull of an object on another, है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम फोर्स कहते हैं। बेहद आसान क्वेश्चन था, पहला ही क्वेश्चन। ओके चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो जाएगा पुश और पुल। लिख दे हम यहां पे पुश और पुल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2, फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ टू पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इट्स कॉल्ड। ठीक है, अर्थ जो हमारी धरती माता है ना, वो अपनी तरफ हर चीज को क्या करती है, अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। जैसे अगर मैं पेन ऊपर फेंकूंगी तो ये नीचे आ जाएगा, अगर मैं माउस ऊपर फेंकूंगी तो ये नीचे आ जाएगा। हर एक चीज, जो भी चीज हम ऊपर फेंकने की कोशिश करते हैं तो हमारी अर्थ जो है वो फोर्स लगा के उसको अपनी तरफ एक्सट्रैक्ट कर लेती है, अपनी तरफ उसको खींच लेती है। किस फोर्स की वजह से ये होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स या फिर कॉन्टैक्ट फोर्स। बेहद आसान क्वेश्चन है। यस, अर्थ कौन सा फोर्स लगाती है बेटा, बता दीजिए जल्दी सी। अर्थ कौन सा फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। कौन सा फोर्स लगाती है अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन सेकंड यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या इतना करेक्ट है? यस, आगे बढ़ जाएं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज मस्कुलर फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड डैश फोर्स। मस्कुलर फोर्स को हम डैश फोर्स बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, ग्रेविटेशनल या फिर मैग्नेटिक। जैसे कि मस्कुलर फोर्स कब अप्लाई होता है, अगर मुझे यहां पे रखी हुई बुक उठानी है, ठीक है, चलो मैंने बुक उठाया। कैसे मैंने बुक उठाया, ये देख लो, मैंने इसको उठा दिया। कैसे उठाया है, ये अपने हाथों से मसल्स का यूज करके मैंने इसको उठा दिया। तो अब मेरे हाथ जो है और ये जो बुक है ये आपस में कैसे हो गए, कांटेक्ट में आ गए, है ना। तो मैंने मस्कुलर फोर्स लगाया है जिसकी वजह से ये जो बुक है ये मेरे कांटेक्ट में आ गई है। जब बुक मेरे कांटेक्ट में आ जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट्स कांटेक्ट फोर्स ना। सो मस्कुलर फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, मस्कुलर फोर्स को हम और क्या कहते हैं बेटा, सो मस्कुलर फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, फोर्स भी 2 टाइप के होते हैं, कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट, बट जिसमें हम अपने मसल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 है द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड बॉडी। एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है। एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है। तो ये किस टाइप का फोर्स है,
ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स या फिर कॉन्टैक्ट फोर्स। किस टाइप के फोर्स के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है? तो चार्ज बॉडी के बारे में जब भी बात की जाती है, सो इट्स ऑलवेज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ही हम चार्ज के बारे में बात करते हैं, राइट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ही हम हमेशा किसके बारे में बात करते हैं बेटा? चार्ज के बारे में बात करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फोर्स चेंजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर ऑल ऑफ दीज। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स अप्लाई करने के बाद वो फोर्स ऑब्जेक्ट के साथ क्या क्या कर सकता है? उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है, उसके मोशन को चेंज कर सकता है, ठीक है, उसके शेप को चेंज कर सकता है या फिर सारी चीजें, है ना, या फिर सारी चीजें। मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बॉल है, हमने बॉल उठाई और फेंक दी, तो उसका हमने मोशन चेंज कर दिया, स्पीड चेंज कर दी। अब वो जाके जोर से दीवार पे टकरा गई और पिचक गई, तो उसका शेप भी चेंज हो सकता है ना? तो उसका शेप भी चेंज हो सकता है। तो यस, फोर्स कैन चेंज ऑल ऑफ दीज, ठीक है, इन सब को चेंज, इन सब क्या बोल सकते हैं इसको, फोर्स अप्लाई करने से हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, राइट? सो फोर्स कैन चेंज all of these, change in motion, change in speed and change the shape of an object, ठीक है? चलो next question, question number 6, the force exerted by our muscles is called, force exerted by our muscles, ऐसा फोर्स जो हमारे मसल्स के द्वारा लगाया जाता है, यस, ऐसा फोर्स जो हमारे मसल्स के द्वारा लगाया जाता है। सो इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जो फोर्स हमारे मसल्स के द्वारा लगाया जाता है उस फोर्स को हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उस फोर्स को हम मस्कुलर फोर्स बोलते हैं, ठीक है। मैं इस लेक्चर के बाद क्या करूंगी, आपको कमेंट में आपसे सवाल पूछूंगी, ठीक है, कि आपके कितने क्वेश्चन, मतलब आउट ऑफ 30 आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, एंड यू हैव टू कमेंट, आपको कमेंट करके बताना है कि मैम हमारे इतने क्वेश्चन सही गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे अब हम, क्वेश्चन नंबर 7। सो ड्यूरिंग ड्राई वेदर while combing hair sometime we experience hair flying apart, है ना, हमारे जो बाल होते हैं ना वो ऐसे उड़ रहे होते हैं, या फिर जब अभी तो ठंड का टाइम है ना, तो जब आप रात भर स्वेटर पहन के रखते हो और मॉर्निंग में जब आप उसको निकालते हो तो वो बाल के साथ ना, मतलब स्वेटर के साथ आपके बाल भी ऐसे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो किसकी वजह से होता है ये? द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फिर मैग्नेटिक फोर्स। यस, किस फोर्स की वजह से आपके जो बाल है ठीक है वो क्या हो जाते हैं, ऐसे उड़े उड़े से हो जाते हैं, अलग अलग से हो जाते हैं, किस फोर्स की वजह से है बेटा? तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, ठीक है। किस फोर्स की वजह से होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन 8 है, टू ऑब्जेक्ट रिपेल ईच अदर, द रिपल्शन कुड बी ड्यू टू, दो ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस रिपल्शन कुड बी ड्यू टू, किसकी वजह से ये रिपल्शन हो सकता है? फ्रिक्शनल फोर्स ओनली, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओनली, मैग्नेटिक फोर्स ओनली, ईदर अ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यस, किस किस की वजह से ये रिपल्शन हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है? फटाफट से बता दीजिए, किस किस की वजह से हमको ये फोर्स, ये रिपल्शन देखने के लिए मिल सकता है? देखो रिपल्शन, अगर हम मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करें, ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स में भी रिपल्शन होता है ना। पॉजिटिव पोल्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सेम पोल्स जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी सेम चीजें एप्लीकेबल होती हैं, है ना,
कि अगर सेम चार्ज है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर ऑपोजिट चार्ज है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, है ना, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे. सो टू ऑब्जेक्ट रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एंड द रिपल्शन कुड बी ड्यू टू द ईदर अ मैग्नेटिक और एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है. ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 9th, which one of the following force is a contact force? इसमें से कौन सा फोर्स हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मैग्नेटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? देखो कौन सा फोर्स हमारा यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स है, जिसमें कॉन्टैक्ट की जरूरत है. अभी मैं इस पेन से इस पे लिखती हूँ, है ना, तो मेरा जो हाथ है, मेरा जो पेन है, इसके कॉन्टैक्ट में आ गया, और मैं इस पेन से इस पे लिख पा रही हूं क्योंकि यहाँ पे एक फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है ना. ग्रेविटी जो है उसमें एज सच कोई कॉन्टैक्ट फोर्स की जरूरत नहीं होती. मैग्नेट में भी मूवमेंट हम कर सकते हैं विदाउट कॉन्टैक्ट फोर्स, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बिना कॉन्टैक्ट के हो सकता है. लेकिन फ्रिक्शन कब होता है? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर है, ठीक है, उसके पास स्लाइड हो रही है, तो एक बॉडी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है एंड दूसरी बॉडी उसको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस लग जाता है और हम आगे मूव नहीं कर पाते आसानी से. ठीक है, तो ये कब हो रहा है? जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आ रही है ना. ये चीजें कब हो रही हैं? जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आ रही है, एंड दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम बोलेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. क्वेश्चन नंबर 9th का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th. फोर्स कैन बी मेजर्ड बाय. फोर्स को हम कैसे मेजर करेंगे? मैग्नीट्यूड, मास, वेट या फिर वॉल्यूम? जल्दी, फोर्स को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं? कैसे मेजर करेंगे बेटा? तो फोर्स को हम मेजर करते हैं बाय इट्स मैग्नीट्यूड. ठीक है, बाय इट्स मैग्नीट्यूड. जहां पे हमारा वेट है ना, यानी कि मान लो 10 न्यूटन के बारे में यहां पे बात की जा रही है, तो यहां पे हमारे पास नंबर भी है, यूनिट भी है, तो हम क्या बोल देंगे? फोर्स कैन बी मेजर्ड बाय मैग्नीट्यूड. ओके, चलो, एंड कमेंट में आप मुझे फोर्स का फॉर्मूला बताएंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11. फोर्स कैन बी अफेक्ट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी बाय चेंजिंग. फोर्स कैन अफेक्ट द स्टेट ऑफ मोशन. किस चीज को चेंज करके, फोर्स अप्लाई करने पे स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज हो सकता है? यस, किसको चेंज करने से स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा? डायरेक्शन और स्पीड, इंक्रीजिंग स्पीड, स्टेट ऑफ पोजीशन या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? क्या करेंगे हम? डायरेक्शन और स्पीड या फिर इंक्रीजिंग स्पीड? क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11th का? विच ऑप्शन इज करेक्ट? देखो, डायरेक्शन चेंज करके, स्पीड चेंज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज कर सकते हैं, है ना. हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज कर सकते हैं एकदम आसानी से. सो क्वेश्चन नंबर 11th, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए, राइट. सो हम इसका आंसर क्या कर देंगे? डायरेक्शन और स्पीड. ठीक है, डायरेक्शन और स्पीड. क्वेश्चन नंबर 11th का ऑप्शन ए हमारा यहां पे एकदम करेक्ट हो जाएगा. क्या इतना क्लियर है? लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12th. Force acting on a surface is a direction perpendicular to its known as. Force acting on a surface. जब किसी surface पे force perpendicular act करता है, जब किसी surface पे force perpendicular act करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? That is called thrust, force, pressure या फिर density. क्या बोलते हैं बेटा उसको हम? तो उसको हम बोलते हैं thrust. जब force, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सरफेस पे एक्ट करता है, सरफेस पे फोर्स लगाता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड थ्रस्ट. ओके, उस फोर्स को हम थ्रस्ट बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन.
नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हिच इज नॉट अ कॉन्टैक्ट फोर्स. कौन सा इसमें से कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी या फिर मस्कुलर फोर्स. कौन सा इसमें से कॉन्टैक्ट फोर्स, सॉरी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है? ठीक है, कौन सा इसमें से विच इज नॉट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है, कौन सा इसमें से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है? बाकी सारे के सारे कॉन्टैक्ट फोर्स है. ओके, तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ये सारे के सारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. मस्कुलर फोर्स इज कॉन्टैक्ट फोर्स. ये हमारा कैसा फोर्स है? ये हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स है. क्लियर? ये हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा. सो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं अब हम. 1 किलोग्राम इज, 1 किलोग्राम किसके बराबर है? 98 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, 0.98 न्यूटन, 0.098 न्यूटन. यस, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन. ठीक है, 1 किलोग्राम जो होता है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है. सो क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15. अ स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग. अ स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस से हम क्या मेजर करते हैं? मास, वेट, प्रेशर या फिर स्पीड. यस, स्प्रिंग बैलेंस से हम क्या चीज मेजर करते हैं बेटा? मास, वेट, प्रेशर या फिर स्पीड. सो विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस वी मेजर जनरली वेट, है ना. हम वेट को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस. सो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा. राइट, क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16. The force is always attractive in nature and extend infinity. The force is always attractive in nature and extend to infinity. कौन सा फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है ना, और वो बहुत दूर तक एक्सटेंड है, यानी कि फैला हुआ है, हर जगह वो फोर्स लगाया जा सकता है. ठीक है, तो कौन सा फोर्स है वो? मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर फ्रिक्शनल फोर्स. कौन सा फोर्स है? देखो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जब मैग्नेट होगा तो भी हम मैग्नेटिक फोर्स लगा सकते हैं. जहां पे चार्ज होगा वहां पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकते हैं. जहां पे हम दो बॉडी का कांटेक्ट शो कर सके वहां पे हम फ्रिक्शनल फोर्स लगा सकते हैं. लेकिन जहां जहां हमारी अर्थ है, मतलब जहां जहां हम जाएंगे वहां वहां हमारी अर्थ है, तो हर जगह अर्थ क्या लगाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है. ठीक है, सो यहां पे क्या हो जाएगा? द फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर एंड एक्सटेंड टू इंफिनिटी इज ग्रेविटेशनल फोर्स. राइट, क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है. ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट डज फ्रिक्शन डू टू मोशन? फ्रिक्शन क्या करता है मोशन के साथ? हेल्प मोशन, स्टॉप और अपोज मोशन, स्पीड अप ऑब्जेक्ट एंड हैज नो इफेक्ट. फ्रिक्शन का क्या असर होता है मोशन पे? जब हम मान लो चल रहे हैं, अगर कोई चीज हमको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेगी तो क्या हमारी स्पीड बढ़ जाएगी या हमारी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी? बताओ. उस केस में हमारी स्पीड जो है बेटा वो स्लो हो जाएगी ना. अगर आप आगे जाने की कोशिश कर रहे हो, कोई आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है ना, तो उस केस में आपकी जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाती है. यही काम करता है फ्रिक्शन. आप आगे बढ़ रहे हो, वो आपको पीछे खींचने की कोशिश करता है, तो वो आपको अपोज करता है. क्या करता है? वो आपको अपोज करता है. सो व्हाट डज फ्रिक्शन डू टू मोशन? तो स्टॉप और अपोज मोशन. ठीक है, ये या तो आपके मोशन को स्लो कर देगा, अपोज करेगा, या फिर उसको स्टॉप ही कर देगा. ओके, चलिए
नाउ 18th क्वेश्चन है हमारा, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर फोर्स। किस इंस्ट्रूमेंट से हम फोर्स को मेजर करते हैं? थर्मोमीटर, स्प्रिंग बैलेंस, मैनोमीटर या फिर बैरोमीटर। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर फोर्स, यस, किस इंस्ट्रूमेंट से हम फोर्स को मेजर करते हैं बेटा? तो स्प्रिंग बैलेंस से हम फोर्स को मेजर करते हैं, राइट? किससे मेजर करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस से हम फोर्स को मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19th। क्वेश्चन 19th इज व्हिच फोर्स अलाउ अस टू वॉक विदाउट स्लिपिंग? किस फोर्स की वजह से हम बिना स्लिप हुए वॉक कर सकते हैं? ग्रेविटेशनल, मस्कुलर, फ्रिक्शन या फिर मैग्नेटिक। देखो, अगर हमारा जो फ्लोर है वो बहुत ज्यादा शाइनिंग है, बहुत ज्यादा स्मूथ है, तो चांसेस है कि हम उस पर फिसल जाएंगे, हम उस पर गिर जाएंगे। लेकिन एक वहां पे फोर्स अप्लाई होती है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। वो हमारे मूवमेंट को अपोज करती है, जिसकी वजह से हमारे गिरने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, सो विच फोर्स अलाउ अस टू वॉक विदाउट स्लिपिंग? इट्स फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स हो जाएगा बेटा? फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20th। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन वाटर इट विल फ्लोट। अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर रखा हुआ है तो वो तैरेगा। कब तैरेगा? किस कंडीशन में तैरेगा? द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द वाटर। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है तब वो तैरेगा, या फिर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वाटर की डेंसिटी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से ज्यादा है तब वो फ्लोट करेगा। बोथ हैव इक्वल डेंसिटी या फिर नन ऑफ दिस। क्या केस हो जाएगा भाई? देखो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है अगर वो हल्का है तो वो पानी पे तैरेगा। हल्का है मतलब उसका मास कम है, मास कम है मतलब उसकी डेंसिटी कम है। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज मास पर वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इज मास पर वॉल्यूम, राइट? तो डेंसिटी ऑफ वाटर यहां पे ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर ये है 20th का, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20th ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्वेश्चन है, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑन अ सबमर्ज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। अपवर्ड फोर्स जो लिक्विड लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, आपने देखा है ना कि अगर हमने पानी के अंदर कोई चीज डाली है तो वो तैर रही है। कैसे तैर रही है? क्योंकि पानी भी उसको ऊपर की तरफ पुश कर रही है, पानी भी उसको ऊपर की तरफ धक्का दे रही है। तो वो कौन सा फोर्स है जो लिक्विड लगाती है? ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, बायंट फोर्स या फिर मैग्नेटिक फोर्स? कौन सा फोर्स है जो लिक्विड एक्सर्ट करती है बेटा? दैट इज बायंट फोर्स। दैट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय वाटर। ठीक है, वो क्या करती है? वो ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ धक्का देने की कोशिश करती है। ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। इफ ग्रेविटी एंड बायंट फोर्स इज इक्वल, ठीक है, अगर ग्रेविटी और बायंट फोर्स इक्वल हो जाते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट तैरने लगेगा, ठीक है, फ्लोट करने लगेगा। एंड इफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटर देन द बायंट फोर्स तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी हमारा यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन 22 is Archimedes discovered the principle related to। आर्किमिड्स ने क्या डिस्कवर किया था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बायंसी, मैग्नेटिज्म या फिर इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी जो हमने बायंट फोर्स के बारे में बात की ना, ठीक है, अभी जो हमने बायंट फोर्स के बारे में बात की, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय आर्किमिड्स। ठीक है, वो उनके प्रिंसिपल से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन 22 ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 22 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपको भी पहले मेरे आंसर बताने से पहले आपको आंसर बता देना है, ठीक है, पॉज करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23।
विच ऑफ द फॉलोइंग विल फ्लोट इन वाटर, इसमें से बता दो कौन सी चीज, इसमें से कौन सी चीज पानी पे फ्लोट करेगी, स्टोन, वुड, आयरन नेल या फिर ग्लास मार्बल। यस, कौन सी चीज पानी पे फ्लोट करेगी बेटा, जिसका मास कम होगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी, वो पानी पे फ्लोट करेगा। तो भाई स्टोन जो है वो तो गिर जाएगा पानी में, आयरन नेल भी गिर जाएगा, ग्लास मार्बल भी गिर जाएगा। जो वुड होता है वो थोड़ा हल्का होता है, ठीक है, वुड जो है वो थोड़ा हल्का होता है, थोड़ा खोखला होता है, इसका मास कम होता है, जिस वजह से ये पानी पे तैरता है। ठीक है, लकड़ियां जो होती है वो पानी पे तैरती हैं। तो क्वेश्चन 23 का ऑप्शन बी दैट इज वुड करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, स्टील शिप्स फ्लोट ऑन वाटर। अब देखो इतनी भारी सी शिप है, क्रूज वगैरह है, ये पानी पे कैसे तैरते हैं, ये पानी पे कैसे फ्लोट करते हैं, है ना। स्टील हैज लोअर डेंसिटी देन वाटर, shape of the ship increase the volume and average decrease average density, water hold it up and steel repel water। तो क्या है, देखो इतनी बड़ी सी, इतनी भारी सी शिप जो है वो पानी पे फ्लोट करती है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स शेप। उस बोट के ऐसे शेप होने की वजह से, ठीक है, बोट के ऐसे शेप होने की वजह से ये जो है पानी पे तैरती है। ठीक है, ये जो पानी पे है आराम से फ्लोट कर पाती है। सो शेप ऑफ द शिप इंक्रीज वॉल्यूम एंड डिक्रीज एवरेज डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी हमारा यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 25th क्वेश्चन। क्वेश्चन 25th है which term refer to the amount of space an object occupy। ओके, यहां पे आंसर भी हमें दे रखा है बट आंसर तो हमको नहीं चाहिए था। हाँ यहां पे हमें आंसर भी दे रखा है। ओके सो कोई बात नहीं, यहां पे हमें आंसर दे रखा है बट इस क्वेश्चन के अलावा आपको किसी का आंसर नहीं दिखेगा, है ना, बाय मिस्टेक यहां पे आंसर भी आ गया है। सो विच टर्म रेफर टू द अमाउंट ऑफ स्पेस एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज। तो मान लो अगर मैं इस ग्लास के बारे में बात करूं और मैं आपसे पूछूं कि इस ग्लास में कितना अमाउंट ऑफ वाटर आ सकता है, तो जितना इसका स्पेस होगा उतना इसमें वाटर आ जाएगा। तो वाटर जितना आएगा वो इस ग्लास का क्या हो जाएगा बेटा, वो इस ग्लास का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इस ग्लास का वॉल्यूम हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज वॉल्यूम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा यहाँ पे। द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज, डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है। यस, डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम होता है। मास होता है केजी, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 26 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 26 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 27 है यहां पे, एन आयरन नेल सिंक इन वाटर बट एन आयरन शिप फ्लोट। आयरन की नेल, जो छोटी सी नेल होती है, वो पानी में डूब जाती है, जबकि बड़ी सी आयरन की ही बोट जो है, शिप जो है, वो तैरती रहती है। क्या रीजन है इसका, यस क्या रीजन है, नेल इज हेवियर, शिप्स आर पॉलिश्ड, शिप्स शेप इंक्रीज वॉल्यूम एंड रिड्यूस डेंसिटी, वाटर इज डीपर इन ओशियन, वाटर इज डीपर इन ओशियन और डीपर देन ओशियन। चलो छोड़ो, यहां पे क्या होता है कि देखो अगर हम मास के बारे में बात करें तो ऑफ कोर्स आयरन नेल के पास कम मास होता है एज कंपेयर टू दैट फ्लोटिंग शिप, लेकिन फिर भी वो शिप जो है वो तैर रही है और जो नेल है वो सिंक कर जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इट शेप। ठीक है, किसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो बेटा उसके शेप की वजह से ऐसा हो रहा है। शिप शेप इंक्रीज वॉल्यूम एंड रिड्यूस डेंसिटी, उसके शेप की वजह से उसकी डेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है एंड इट फ्लोट ऑन वाटर, और वो आसानी से वाटर के ऊपर फ्लोट कर पाता है, जबकि आयरन नेल सिंक कर जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन। फ्रिक्शन कैसे काम करता है, सेम डायरेक्शन में एज द मोशन,
ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑफ अ मोशन, अपवर्ड डायरेक्शन या फिर किसी भी डायरेक्शन में फोर्स जो है वो काम करता है. यस, फोर्स कब काम करता है? फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है. इस डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा होगा तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन से फ्रिक्शन काम करेगा. अगर मैं यहां ऐसे लिखूंगी तो फ्रिक्शन ऐसे काम करेगा, ताकि मेरे काम को वो रोक सके, मेरे काम को वो अपोज कर सके. तो इसलिए हम फ्रिक्शन को कहते हैं अपोजिंग फोर्स. सो क्वेश्चन 28 का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 29th. Which of the following will have a maximum friction? किसके पास यहां पे सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होने वाला है? पॉलिश्ड फ्लोर, आइस रोड, रफ कंक्रीट रोड या फिर ग्लास सरफेस. तो जितना ज्यादा रफ सरफेस है, ठीक है, जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा, उतना ज्यादा उस पर चढ़ने में या फिर उस पर चलने में, काम करने में प्रॉब्लम होगी ना, मतलब उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है. ठीक है, क्वेश्चन 29 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? रफ कंक्रीट रोड पे सबसे ज्यादा फ्रिक्शन लगने वाला है. ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास. लुब्रिकेंट आर यूज्ड टू. लुब्रिकेंट किस लिए यूज किया जाता है? फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए, फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के लिए, इंक्रीज वेट या फिर रिड्यूस मोशन. तो लुब्रिकेंट का काम क्या होता है? ये फ्रिक्शन को इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है? जल्दी बता दो. लुब्रिकेंट क्या काम करता है बेटा? फ्रिक्शन को डिक्रीज करने का काम करता है. क्या काम करता है? फ्रिक्शन को डिक्रीज करने का काम करता है. सो क्वेश्चन 30, इट्स रिड्यूस फ्रिक्शन, है ना, इट्स रिड्यूस फ्रिक्शन. लुब्रिकेंट से जो है सरफेस या फिर जैसे डोर वगैरह की अगर हम बात करें तो वो भी जब बहुत ज्यादा आवाज करता है तो उसमें भी हम ऐसा लुब्रिकेंट ऑयल डाल देते हैं तो वो बिल्कुल स्मूथ हो जाता है. ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ हमने टोटल 30 के 30 क्वेश्चंस यहां पे कर लिए हैं डिस्कस. ऐसे ही इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर की भी बारी आएगी, तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा. अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एवरीवन, टेक केयर.